नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट से पूरा का पूरा थ्योरी कराया जा चुका है और समझाया जा चुका है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। उसको देख लेने के बाद आप ऑब्जेक्टिव का ये वाला वीडियो देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए हम इसमें टोटल के टोटल इसमें 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा और कितना बार ये क्वेश्चन पूछा होगा और हम डीपली क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाएंगे आपको। तो देखिए, पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो लोहा होता है उस पर जिंक लगाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो आखिर हम सोचेंगे कि लोहा पर हम जिंक क्यों लगाते हैं। तो लोहा पर जिंक इसलिए लगाते हैं ताकि लोहा जो हो हमारा गले ना, झड़े मत और ख़राब ना हो। इसको बचाने के लिए यानी लोहे को बचाने के लिए हम लोग जो पेंट लगाते हैं या कलई करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। यानी गलने से बचने के लिए जो उस पे पेंट किया जाता है उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो साग सब्जी है यानी कोई भी आप सब्जी लें, एक जगह रख दें और उसे बांध कर कुछ देर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से हीट निकलता है यानी गर्मी निकलने लगता है। आप लोग देखे होंगे। और कुछ दिनों तक छोड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा, खोलेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, गर्मी निकलेगा। ऐसा आप लोग बहुत बार देखे होंगे। यानी उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। अब ऊष्मा निकलेगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा छेपी। यानी जिससे ऊष्मा स्वतः निकलती है उसे ऊष्मा छेपी बोलते हैं और जिसको पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया जाए उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी ऊष्मा अपने से निकलने लगता है, वो जो साग सब्जी है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया मतलब कि जो जलता हो, जलने के बाद वो क्या करता हो, ज्वाला देता हो। ठीक है, या दहन हो। अब देखिए इसमें सही हमारा आंसर जो है वो हमारा पेट्रोल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मोमबत्ती क्यों नहीं हो सकता है। तो मोमबत्ती देखिए पिघल कर रह जाता है, लेकिन पेट्रोल जो है वो एक बार जलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो इसको आपको याद करना होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग जो होता है वो श्वेत होता है यानी उजला होता है। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे ये लेड नाइट्रेट क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाता है ना तो वो विघटित हो जाता है और विघटित होने के बाद लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो आपको हम क्या बताएं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो है। ठीक है, और भी कुछ है, ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, यहाँ ऑक्सीजन भी है और क्या है, डाई नाइट्रोजन भी है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी 5 का जो है वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या चीज, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया, अब देखिए अपघटन मतलब क्या होता है कि एक यौगिक टूटकर 2-3 यौगिकों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन या विघटन बोले तो इसमें देखने से ही साफ साफ पता लगता है कि एक जो यौगिक है ये टूटकर 2 यौगिकों में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर बात करें कि 1 नंबर आप सोचेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर सब समझाते, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे 1 नंबर देखिए, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको पहले के पास प्लस होता है, बाद वाले के पास माइनस होता है। यहाँ भी देखें तो इस हाइड्रोजन के पास प्लस होगा और इस क्लोरीन के पास क्या होगा, माइनस।
तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के पास नहीं, माइनस वाला ये प्लस जो है वो माइनस के पास चला जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस के पास चला जाएगा। तो क्या बना दिया है NaCl। अब प्लस में यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारा OH आया ना, एक मिनट, यहाँ से हमारा OH आया था, ठीक है, यानी यहाँ से हमारा जो था वो क्या आया था, OH आया था। तो NaCl अलग हो गया और क्या बचा OH। अब प्लस में क्या चीज़ आया था, यहाँ हाइड्रोजन आया था। अब एगो एगो दो हाइड्रोजन हो गया और एगो क्या हो गया O, यानी H2O। H2O को हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो खैर इसका सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अभी हम बताए थे ना कि वो क्या होता है कि नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में नहीं बताए थे ना, हम क्या चीज़ के बारे में बताए थे, वो लीड नाइट्रेट था ना। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में वो होता है जो कि एक यौगिक जो होता है वो टूटकर विभाजित हो जाएगा 2 भागों में और अलग अलग खंडों में विभाजित होगा। मतलब आप देखेंगे कि CaCO3 है, ठीक है, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, चूना पत्थर बोलते हैं या संगमरमर का सूत्र बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaCO3, या आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा सूत्र होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये टूटकर 2 यौगिक बन जा रहा है, यानी विघटित हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 नंबर में जो है वो हमारा क्या है, 2 यौगिक है और एक बन गया, यानी यहाँ संयोजन है। 3 नंबर में देख रहे हैं कि 2 यौगिक है और दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है CaO+2H2O, ठीक है, यानी क्या Ca है तो Ca के पास क्या आएगा, प्लस आएगा और O के पास क्या जाएगा, माइनस। यहाँ 2H है तो H के पास क्या जाएगा, प्लस, और Cl के पास क्या जाएगा, माइनस। अब देखिए अभी हम समझाए थे जैसे कि जो Ca है वो किसके साथ चला जाएगा, माइनस वाले के साथ, यानी क्या Cl के साथ चला जाएगा, और जो O है वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। तो यहाँ क्या बन गया CaCl2 और प्लस में क्या H2O, यानी बाहर हो गया जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या, सी। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं ना तो एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण। यानी कि 2 घुलनशील को मिलाएंगे तो उसके बाद एक अघुलनशील प्राप्त होगा। मतलब क्या, वो जल में नहीं विलय होगा, और नहीं विलय होगा तो उसे क्या कहेंगे, अविलय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी अविलय। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी श्वसन, अब मनुष्य जो सांस लेता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब मान लीजिए हम जो श्वसन लेते हैं उसी के दौरान हमारा तो भोजन पचता है ना, यानी हमारी जो भोजन है वो टूटकर बिखर जाती है। बिखरने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, लास्ट में ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे शुरू में हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होगा, 2 गो उसके बाद 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 6 गो जल मिलेगा, तभी जाकर हमारा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर में है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कैसे, किस संयोजन के दौरान, तो वो होता है हमारा विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी विद्युत संयोजी के द्वारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब बोला जा रहा है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है उसको नहीं कौन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं CaCO3, यहाँ हमारा एरो का निशान होना चाहिए, ठीक है, एरो का CaCO3 अब टूट कर 2 भाग में विभाजित हो गया ना, तो ये तो हमारा क्या है, अपघटन अभिक्रिया है।
इसको भी देख रहे हैं, इहो एगो है लेकिन टूटकर विभाजित हो गया, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ देख रहे हैं कि दो गो अलग अलग यौगिक है, लेकिन ये क्या हो गया, मिल गया, मिलकर एक यौगिक बन गया, यानी ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। और मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी हमारा क्या है, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2 + Cl2, यानी ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ये किसका है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दो यौगिकों का विस्थापन हो। अब यदि आपको आंसर आता होगा तो कमेंट में लिखते रहिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको अभ्यास हो जाएगा और आपको पता है तो लिखिए, ताकि आपको पूरा कन्फर्मली याद हो जाए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यौगिक मतलब क्या, दो यौगिक आपस में विस्थापित होते हैं, एगो नहीं, दो यौगिक। अब यहाँ देखते हैं H2 + O2 है इक्वल टू 2H2O बना, तो यहाँ तो दो गो यौगिक आपस में दो विस्थापन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए AgNO3 + NaCl ये है, यहाँ भी दो यौगिक है, यहाँ भी दो यौगिक है। अब टूटकर Ag के पास प्लस होगा, NO3 के पास माइनस होगा, फिर यहाँ Na के पास प्लस होगा और Cl के पास माइनस होगा। तो ये क्या किया है, Ag जो है वो किसके साथ मिल गया है, Cl के साथ मिल गया है, और जो NO3 है वो किसके साथ, Na के साथ मिल गया है। तो क्या बना है, AgCl + NaNO3, यानी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। अब सोचेंगे हम कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अब कराते हैं। जस्ता किसको बोलते हैं, Zn को, यानी Zn को हम क्या बोलते हैं, जिंक भी बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक के पास संयोजकता 2 होती है, ठीक है। तो इतना 2HTl हो गए। अब यहाँ जो है वो ये इसके पास तो प्लस है ना, और यहाँ H के पास क्या है, प्लस है, और इस Cl के पास माइनस। तो ये जिंक जो है वो किसको पकड़ेगा, Cl को, ठीक है, और ये बेचारा जो है 2H2 बच जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारा HNCl। अब इसके पास तो 2 है ना, इसकी संयोजकता भी कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा H2 निकल जाएगा। यानी आप सोचेंगे कि 2H निकल रहा है, तो 2H को ही लिखेंगे क्या चीज़, H2, यानी 2H को हम क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अभिक्रिया करा रहे हैं तो कौन सा गैस बन रहा है, H2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सही है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है जो कि सही है। तो आप सोचेंगे कि ये जो Na2CO3 होता है, इस हिसाब में इसे हम क्या धावन सोडा के रूप में जानते हैं ना। तो धावन सोडा या वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, उसमें जल मिलाया जाता है, और शुद्ध जल कितना होता है 10H2O वाला। तो इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछता ही रहता है कि वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, ये सब पूछता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको 100% रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी ये जो अभिक्रिया दी गई है वो कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ भी 2 गो यौगिक है और यहाँ भी 2 गो यौगिक है, यानी कि एक दूसरे में विस्थापित हुई है। हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या यही नहीं समझेंगे। अब देखते हैं, इसको तोड़ कर देखते हैं। तो आपको पता है कि पहला के पास प्लस होगा, दूसरे के पास माइनस, फिर यहाँ देखेंगे तो इसके पास केवल क्या है, प्लस है, यानी ये जो माइनस है वो प्लस के साथ अटैचमेंट करेगा, और ये जो बेचारा प्लस है वो प्लस को तो माइनस मिल नहीं पाएगा। अब जब प्लस को माइनस नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेगा, वो बाहर हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, Al2O3 + 2Fe, यानी एक प्रकार का ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ 2 यौगिक होते हैं और दोनों आपस में विस्थापित होते हैं, तब उसे द्विविस्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यौगिक एक दूसरे के पास विस्थापित हो रहा है और दूसरे का अलग हो जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वनली विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी लौह चूर्ण पर, यानी लोहे की जो चूर्ण होती है उस पे अगर हम क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हम लौह चूर्ण पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलना होगा, उसके बाद आयरन क्लोराइड बनता है। यानी कोई भी गर्म जो होती है चूर्ण होती है उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है CuO प्लस H2O इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें हमारा पूछा जा रहा है कौन सा अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ Cu और O है और यहाँ क्या है H2, यानी इसके पास प्लस होगा। तो क्या होगा, ये जो प्लस है ना, यानी यहाँ ये प्लस है, ये माइनस को अटैचमेंट करेगा, यानी कि जो हमारा क्या है H2 है वो किसको, O को लेगा, तो H2O बन गया और यहाँ से Cu क्या हो गया, निकाल लिया। यानी ये एक प्रकार का हमारा जो अभिक्रिया हुआ वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो जल आपस में बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। यानी अभिक्रिया क्या दी गई है, 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, यानी ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर में है निम्नलिखित समीकरण में H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या है, 2HCl। अब 2HCl यानी ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ये कौन सा है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक में जब विस्थापित हो जाते हैं तो उसे विस्थापन यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक गो यौगिक है तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखते हैं तो ये 2 गो है और विस्थापित हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये विस्थापित अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। तो देखिए CaO प्लस 2HCl है और CaCl प्लस H2O निकल रहा है, यानी जल निकल रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए Fe प्लस CuSO4, यहाँ जो है ये तो बेचारा के पास प्लस है और यहाँ हम आए तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस को पकड़ लिया और Cu जो है वो बाहर निकल गया, यानी यही है हमारा क्या चीज़, विस्थापन अभिक्रिया। और ये जो है ये हमारा कौन सा है, द्विविस्थापन, यानी इसमें 2 गो यौगिक विस्थापित हुए हैं तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये विस्थापन अभिक्रिया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी है तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। अब मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो चमकीला उजला लौ निकलता है, यानी जब भी मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो चमकीला उजला लौ निकलता है। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। अब कहा जा रहा है कि लाल तप्त लोहा पर जब जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, नहीं जल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जो लोग जानेंगे कि लोहा का सूत्र क्या होता है, तो Fe होता है और इसमें हम क्या करेंगे, H2O का रिएक्शन कराएंगे जल के साथ। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि लाल तप्त यानी टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर 570 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, उसके बाद बन जाएगा Fe3O4 और प्लस में हमारा देगा H2O, यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ हम 3 लगा देंगे और यहाँ जब हम 3 लगा देंगे तो ये हमारी अभिक्रियाएं जो है वो संतुलित हो जाएगी। लेकिन इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा,
यानी 4H2O, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, यानी हमारी जो अभिक्रियाएँ निकल कर आई वो क्या निकल के आई Fe3O4, यानी कि आयरन की जो थर्ड ऑक्साइड है यही हमें प्राप्त होती है, यानी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुजा चूना का सूत्र है। अब पूछा जा रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए CaO को क्या बोलते हैं, काली चूना, या इसे अनभुजा चूना भी बोलते हैं। इसमें है 2 नंबर CaOH डाई, इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा चूना बोलते हैं, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए CaCO3, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि CaCO3 किसका सूत्र है, या इसके रासायनिक सूत्र क्या होता है, सॉरी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका जो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं या संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों का तीनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 100% श्योर है कि अब इस बार पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा अच्छा से आप लोग। डी नंबर में है Ca, तो ये तो कैल्शियम है, ये तो सबको पता होगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 अब प्लस में क्या है BaCl2 इक्वल टू रिएक्शन जब कराया गया है, तो इसमें देखिए इसमें भी 2 यौगिक है और यहाँ भी दो यौगिक है, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, ये प्लस चला जाएगा माइनस के पास, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, और ये जो माइनस है वो किसके पास चला जाएगा, प्लस के पास चला जाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, चलिए तो माइनस के पास चला जाएगा, तो ये क्या बना गया BaSO4, यानी कि 2 यौगिक आपस में विस्थापित हो रहे हैं, 2 यौगिक तभी तो जाके बना ना Na2, और उसके बाद साथ में क्या आ गया Na2, साथ में आ गया Cl, यानी ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद SO4 और Ba, यानी BaSO4, यानी ये चीज़ प्राप्त हुई है। तो ये कौन सी यौगिक हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसमें 2 यौगिक आपस में विस्थापित होती हुई। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। अब बिना ज्वाला के साथ मतलब उससे ज्वाला नहीं निकलता हो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती जलता है तो आप लोग देखे होंगे कि ज्वाला निकलता है, तभी तो अजोरा होता है ना, तभी तो लोग अंधेरा में भी, यानी जब लाइट की रोशनी चली जाती है, यानी जब लाइट कट जाता है तो लोग मोमबत्ती जलाते हैं। किरोसिन तेल जब धनकाया जाता है तो वहाँ से भी लौ निकलता है। अब कोयला, अब देखिए बात रहा कोयला का, जब कोयला जलाया जाता है तो वो एक बैग ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे जलता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 26 नंबर, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, यानी जो CH4 है वो कैसा दहन है। तो देखिए ये जो CH4 है वो हमारा विस्थापन प्रतिक्रिया के द्वारा दहन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो है वो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधित हो जाता है, इसका कारण क्या है। यानी कोई भी तेलीय पदार्थ होता है उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खराब होने को ही क्या बोलते हैं, विकृत गंधि, यानी उससे क्या होता है, बदबू देने लगता है, गंध निकलता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हुई, वो हुई उपचयित अभिक्रिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपचयन होने लगता है, यानी उसमें किण्वन पड़ जाती है, कवक पड़ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो देखिए शरीर में हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसको भोजन को पचाने के लिए बाहरी से हीट देते हैं, नहीं देते हैं, तो वो क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। इसको हम, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होता है।
काली चूना, यानी जो काली चूना होती है उस पर जल डालते हैं। आपके यहाँ जब भी चूना आया होगा घर को पेंटिंग करने के लिए तो वो काली चूना होता है। काली चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO अभी बताए थे। और इसमें जब जल हम डालेंगे तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा गर्म, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी क्या CaOH डाई बना देता है, जो कि पूरा हीट कर देता है। तो इससे क्या होता है? ऊष्मा अपने से निकलता है। जब ऊष्मा अपने से निकलेगा तो उससे क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी। और जब ऊष्मा बाहर से दिया जाए तो उसे ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा छेपी, यानी अपने से ऊष्मा निकलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? यानी सूर्य के प्रभाव से कौन सा अपघटित होता है? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश से ना तो पोटेशियम क्लोराइड होता है, ना तो हाइड्रोक्लोरिक होता है, ना तो सोडियम क्लोराइड होता है, बल्कि क्या होता है? AgBr यही होता है। यानी AgBr जब सूर्य प्रकाश के द्वारा रिएक्ट होता है, यानी जब सूर्य की प्रकाश मिलती है, रोशनी मिलती है, तो ये क्या होता है कि मान लो यहाँ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, जब सूर्य की प्रकाश मिलती है तो ये 2Ag अलग कर लेता है और Br को अलग कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? AgBr। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब एक जांच प्रखंडली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रखंडली में विलयन था, यानी कौन सा ऐसा विलयन है जिसको डालने से क्या होता है? रंग परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग जैसे बोलते हैं नीला थोथा, यानी नीला जो थोथा होता है वो रंग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, जिसको तूतिया भी बोला जाता है, तूतिया, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्यूप्रिट सल्फेट भी बोलते हैं। क्या चीज? क्यूप्रिट सल्फेट, इसको नोट कर लीजिएगा, क्यूप्रिट सल्फेट भी बोलते हैं हम इसको। तो आप लोग को पता है कि इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, क्यूप्रिट सल्फेट का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा CuSO4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग क्यूप्रिट सल्फेट बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, तुतिया बोलते हैं, या कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 3-4 नाम है इस हिसाब से इसको हम जानते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 इक्वल टू CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें भी देखिए, विस्थापित तो हुआ है लेकिन एगो हुआ है, इसलिए इस विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन इसमें विस्थापन अभिक्रिया हमारी नहीं दी गई है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अब इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल गया, यानी अवकरण हो गया, सॉरी ऑक्सीजन निकल गया, अवकरण हो गया ना, यानी नहीं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, वो हमारे किसके साथ जुड़ रहा है? देखिए, यहाँ Cu है और यहाँ O है, ठीक है, और यहाँ H2 है। तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन किसके साथ? H2O के साथ जुड़ा, तो ये जल बना दिया, और Cu जो है वो बाहर निकल गया, यानी ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हुआ, अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो कहलाता है? आयन का आदान प्रदान। अब देखिए, यहाँ पर अगर होता क्या चीज? विद्युत संयोजी, तो उसे हम मारते, लेकिन यहाँ पर क्या है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो यौगिक एक दूसरे में विस्थापित होते हैं, पहले ही हम बताए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। क्या चीज? आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसे जरूर कमेंट में लिखिएगा। क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पता है, आप बता दिए होंगे, नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारे पास सामानें आती है, यानी कि जो खाने वाली प्रोडक्ट होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरे रहते हैं?
क्योंकि वो सामान जो है वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे। अब आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो क्या खराबी हमें नहीं पहुंचाती है? तो जी नहीं, यह जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, इसलिए इससे हमें किसी भी प्रकार की इफेक्ट नहीं पड़ती है, बल्कि हमारी जो सामान होती है वो लंबे समय तक टिकी रहती है। जैसे आप कुरकुरा का पॉकेट खरीदे या कोई भी चीज़ खरीदें, अगर उसमें से हवा निकाल देंगे थोड़ा सा, फिर भी उसको रख देंगे ना, तो कुछ दिन के बाद आपका जो सामान है या कुछ घंटों के बाद खराब होना शुरू होगा, महरा आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, AB + CD = AD + CD अभिक्रिया का नाम बताएं। ये संयोजन है, वियोजन है, उभय विस्थापन है? हाँ, विस्थापन तो है, लेकिन उभय विस्थापन के बारे में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो है वो 36 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? अब दूध से दही जमना, अब आप बताइए कि दही से फिर दूध जमा सकते हैं? नहीं ना। तो जब नहीं कर सकते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। आप पहले ही बचपन ही क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि 7वां 8वां में पढ़े होंगे, उसी में बताया गया है भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो लेकिन फिर से हम बता देते हैं, जो भौतिक अभिक्रिया होती है वैसी अभिक्रिया है, यानी जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में चली जाए और फिर पुनः पहले अवस्था में लाया जा सके, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन वही जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में चली जाए और उस रूप से पहले वाले रूप में न आए, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो कमेंट कीजिएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ होता है वो भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अभिकारक, ऑप्शन सी। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। यानी वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा क्या होती है? बाहर से दी जा रही है, यही नहीं बोला जा रहा है। तो ऊष्मा जब बाहर से दी जाती है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और जब ऊष्मा अपने से निकले तो उसे ऊष्मा छेपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान वो भोजन बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये भी वही हमारा क्या चीज़? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी रसायन क्रिया के दौरान प्रकाश से भोजन बनाना, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या है? नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ यहाँ कम तारकुन छूट गया है, कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, कोई भी हमारे पास लोहा हो उस पर जंग लग जाता है, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण बोलते हैं। यानी क्या हो गया? ये संक्षार हो गया। अब संक्षारण का आपको परिभाषा पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछता है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो हवा के संपर्क में किसी धातु के सतह पर रंगीन परत का जम जाना, यानी हमारा जो लोहा होगा ना उस पर कोई रंगीन परत जम जाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्लास 10 से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस मिल सके। और इसी प्रकार के आप चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा से अच्छा मिल सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट करें, आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।